जय हिंद दोस्तों, मैं आफ्ताब राना आपका बायोलॉजी मेंटोर। जैसा कि हमारी टीम यानी टॉपर्स योद्धा ने वादा किया था कि आप लोगों को आज से मतलब जो वादा किया था सोमवार से तो निःशुल्क क्रैश कोर्स कराई जाएगी। तो कुछ सर लोगों का वीडियो उस पे आया भी है और उम्मीद है ऐसा कि आज से सभी सर जो हैं वो आपको वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे आपके यूट्यूब पे। तो हमारी टॉपर्स एकेडमी टॉपर्स योद्धा जो है वो ऑफलाइन जो इसका इंस्टीट्यूशन है चेहरा क्लब ब्लॉक चौक पे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो अब आपके साथ मतलब कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा वो आपके साथ है। तो पूछेंगे सर कैसे? तो भाई आपके फोन पे है, हम आपके फोन पे वो सभी सुविधा देने जा रहे हैं जो हम ऑफलाइन बैच में देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारी है टॉपर्स योद्धा की टीम, जिसमें ये टीचर सब जो दिख रहे हैं वो आपको क्रैश कोर्स कराएंगे। तो फिर क्रैश कोर्स है किस किस चीज का? तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मैथ्स का आएगा, इंग्लिश का आएगा एंड हिंदी का आएगा। और आप लोगों को बहुत पहले पता है कि सभी दो दो टीचर है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक जो है पहला लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लिख चुके हैं लेसन का नाम रिप्रोडक्शन इन कौन सा है तो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा क्लियर, और नहीं दिखे थोड़ा सा तो वीडियो का रिजोल्यूशन जो है उसको बढ़ा लीजिएगा। तो लेसन का हिंदी में नाम होगा जीवों में जनन। आप लोग साथ साथ क्या करेंगे, या तो लिखते चलेंगे और नहीं तो फिर देखते चलिए और लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है जीवों में जनन? सबसे पहले हम लोग देखे हैं जीवों में जनन, ये लेसन को हटा दिया गया है। हमारी एनसीईआरटी जो है वो इस लेसन को ही हटा दिया है यूनिट से। तो बताए थे कि इस यूनिट से यानी जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 से टोटल 20 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो एक लेसन तो हटा दिया है तो अपने पास बचे 3, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। और ऐसा देखा गया है 2009 से 2023 तक के ये में कि आज तक इस लेसन से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया गया, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाया गया है। तो इससे बनता कौन सा सवाल है? तो इससे या तो ऑब्जेक्टिव बनता है या फिर 2 नंबर का सब्जेक्टिव बनता है, और ऑब्जेक्टिव बनना ही है, ना बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसको हम लोग दोनों पर्पज से देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहा है, कह रहा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो रिप्रोडक्शन को थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक आता है लाइफ स्पान, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि या फिर जीवन काल। जीवन अवधि या फिर क्या बोलते हैं जीवन काल। अब जीवन अवधि और जीवन काल के बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जीवन अवधि कहते किसको है? अवधि मतलब होता है पीरियड। अवधि मीन्स क्या होता है? पीरियड। तो हम लोग कहेंगे जीवन अवधि किसका? देखिएगा, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर के, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर के और कहां तक के? तो नेचुरल डेथ तक के। कहां तक के? तो नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्राकृतिक मृत्यु जैसे सपोज दैट हम समझते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि आज अगर कोई भी जीव जन्म ले रहा है और ठीक 1 सप्ताह बाद मर रहा है, तो जन्म लिया आज और 1 सप्ताह बाद मर रहा है, तो बीच का जो 1 सप्ताह का टाइमिंग होता है ना, उसी को हम लोग जीवन अवधि या फिर क्या कहते हैं जीवन काल कहते हैं। ध्यान रखेंगे नेचुरल जरूर ऐड करना है, यानी प्राकृतिक मृत्यु। क्लियर? अब हम देखते हैं कि नेचुरल डेथ जो होता है तो सभी जीवों का तो एक समान लाइफ स्पान होगा नहीं। हम देख रहे हैं अपने डाइवर्सिटी में बहुत से टाइप के ऑर्गेनिज्म है। हम कुछ देखते हैं कि एनसीईआरटी मेंशन करती है वही लगभग 14 लाख। क्लियर? लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये 14 लाख से बढ़कर के क्लियर कुछ वही 18 लाख तक के शायद आ गई हैं। तो डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे स्पीसीज हैं। अब क्लास 11th में स्पीसीज के बारे में देखे होंगे, जॉन रे नामक वैज्ञानिक जो है वो स्पीसीज टर्म का यूज करते हैं। तो जॉन रे करते हैं, क्लियर? जॉन रे करते हैं। अब फिर हम लोग देखेंगे कि अगर उन्होंने स्पीसीज टर्म को ऐड कर दिया, राइट? अब हम बात करते हैं तो इतने सारे और डाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म है, क्या सभी का लाइफ स्पान सेम रहेगा क्या? तो हम लोग कहेंगे कि नहीं सर, सभी लोगों का लाइफ स्पान नहीं है। जैसे हम बात कर लें कि मनुष्य का होमो सैपियंस स्पीसीज का बात कर लें, फिर टिग्रिस का, लियो का, एस्टिवम का, बुबेलिस का, इंडिकस का, सबका क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो अब हम कुछ बात करें जीवन अवधि किसका कितना कितना हो सकता है।
ओके, तो जीवन अवधि का अगर बात करें तो यहाँ पे एक पेज लेकर के हम लोग इसको समझना चाहेंगे बेहतर। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ से कुछ कि किसका जीवन अवधि कितना कितना हो सकता है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर देखें जीवन अवधि के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी जीवों का जीवन अवधि तो पहली बात अलग अलग है। उसमें से कुछ जीव जो होते हैं वह एक दिन भी मतलब जिंदा रहते हैं, और कुछ दिन है जो कितना हजारों वर्ष भी जिंदा रहते हैं। क्लियर। पेड़ पौधा की बात कर ले तो वो हजारों वर्ष जिंदा रहते हैं। तो सभी जीवों का जीवन काल क्या है, अलग अलग है। अब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जिनकी मृत्यु हो ही ना। लेकिन हाँ, ट्विस्ट के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन सा होता है। तो देखेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका जीवन काल एक दिन का होता है, तो उसमें पहला नंबर का एग्जाम्पल आता है मैफ्लाई। कौन सा? मैफ्लाई। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सिकाडा। दूसरा कौन सा है? तो सिकाडा, जिसको हम लोग ऐसे अपने भाषा में झिंगुर कहते हैं, जो रात में बोलते हैं, कुछ अलग साउंड निकालते हैं, उसको हम लोग सिकाडा बोलते हैं, झिंगुर। ओके, तो मैफ्लाई और सिकाडा जिसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो एक दिनों का होता है। अब हम यहां से थोड़ा सा बात कर ले, मनुष्यों की बात कर ले। तो मनुष्यों का अगर देखा जाए तो पहले मनुष्यों की जो जीवन आयु थी वह 100 वर्ष मानी जाती थी। मनुष्यों का जीवन आयु कितने वर्ष? तो 100 वर्ष। लेकिन WHO का डेटा है 1988 से 1995 के रिपोर्ट का डेटा है, कहता है कि ये लगभग 80 वर्ष जिंदा रहता है। मनुष्य कितने दिनों तक? तो 80। जबकि ऐसा है भी नहीं, लगभग मनुष्य 60 साल तक जिंदा रहते हैं। तो 60 वर्ष हम लोगों का क्या है? जीवन अवधि या फिर जीवन काल। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी हमारी कुछ डेटा दे रखी है, उसी डेटा में हम देखेंगे कि किसका किसका कितना हो सकता है। तो एनसीईआरटी का डेटा है एलिफेंट का, यानी हाथी का। तो एनसीईआरटी का डेटा दे रखा है हाथी का, तो पूछ रहा है कि हाथी का कितने दिनों तक है। तो हाथी का उसमें नहीं दे रखा, उसमें जो कॉलम बना रखा है उसमें कुछ का मेंशन किए हुआ और कुछ का मेंशन नहीं किए हुआ है। तो हाथी का कितना वर्ष होता है? तो 60 से 90 वर्ष। कहीं कहीं पे देखिएगा आप इसका 75 वर्ष भी देता है, यानी 75 साल भी देता है। इसके साथ अगर हम लोग दूसरा चीज देखना चाहे तो देखेंगे रोज यानी गुलाब का बात करते हैं तो 5 से 7 साल। कुत्ता का अगर बात करें तो 20 से 50 साल। बटरफ्लाई का बात करें तो बटरफ्लाई 1 से 2 साल, सॉरी 1 से कौन सा? 2 सप्ताह। उसके बाद कौन सा है? कौवा। कौवा का कितने दिनों का है? 15 साल। उसके बाद कौन सा? बनाना ट्री यानी केला के पेड़ का, तो 25 साल। अगर गाय की बात कर ले तो गाय का 20 से 25। पैरट का बात कर ले तो 140। क्रोकोडाइल का तो 60। टॉर्टोइज का तो 100 से 150। हॉर्स का बात कर ले तो 60 होता है। बनियान यानी बरगद का तो 200। और पैडी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं धान या फिर गेहूं बोलते हैं, उसका होता है 4 से 6 महीना। फिर हम लोग यहां से एक पेज लेंगे और फिर यहां से समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर दे रखा है, आप जस्ट अभी देखेंगे थोड़ा सा, तो एक बात करता है क्रो का यानी कौवा का, और दूसरा किसकी बात करता है? तोता का। कौवा के बारे में कह रहा कि ये 15 साल जिंदा रहता है, और तोता के बारे में कितना साल? तो 140 साल। ठीक है। अब हम लोग कहीं ना कहीं बात कर ले, जब हमारी इवोल्यूशन, जब हमारे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, आज से वही लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले कहा जाता है, या कुछ बुक में 4.6 अरब वर्ष पहले मेंशन करता है। तो सबसे पहला जीवित जीव कौन सा था? जिसको हम लोग बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, प्रिमिटिव ओशियन, आदि महासागर में देखा गया था। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं उस समय, तो उस समय का कंडीशन हमारे लिए कैसा था? तो उस समय का कंडीशन की बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन था। मतलब कैसा? तो प्रतिकूल वातावरण। और एक होता है अनुकूल वातावरण यानी फेवरेबल कंडीशन। तो उस समय का कंडीशन कैसा था? तो हमारा अनफेवरेबल था। अच्छा समझिएगा, अनफेवरेबल कंडीशन हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, जहां पर भोजन की कमी हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, पानी की कमी हो, यानी बहुत चीजों की कमी होगी। और अगर उस परिस्थिति में जीव अपना रिप्रोडक्शन का जो रेशियो होगा, अगर उसको तीव्र नहीं करेगा यानी फास्ट नहीं करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी समाप्त हो जाए। तो इसी चीज के लिए क्या हुआ था उस समय? हो सकता है ऐसा कि क्रो यानी कौवा का इवोल्यूशन जो हुआ होगा तोता से पहले हुआ होगा। ओके, ऐसा अभी
एग्जैक्ट नहीं लिखा है एनसीईआरटी, लेकिन अगर हम लोग गेस करें तो यही एक आंसर ये भी हो सकता है। तो कौवा का क्या होगा 15 साल और तोता का 150, यानी दोनों का साइज लगभग क्या है, सेम है, लेकिन लाइफ स्पान जो है वह जीवों के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब इसके बाद का अगर हम लोग देखना चाहें कौन सा हो सकता है, तो अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन यानी जनन का बात करते हैं। जनन कहते किसको हैं, देखते हैं, जनन शब्द को तोड़ते हैं। पहले जनन के बारे में देखते हैं, तो ये लिखा हुआ री प्लस कौन सा है, तो प्रोडक्शन। अच्छा, री मीन्स क्या होता है, री मीन्स होता है अगेन एंड अगेन, री मीन्स क्या होता है, अगेन एंड अगेन, ओके। तो यानी पुनः यानी फिर से, और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, क्या होता है, तो टू प्रोड्यूस यानी किसी भी चीज का क्या करना, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद का निर्माण करना। क्लियर, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन में होता क्या है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में देखते हैं कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस यानी प्रक्रिया प्रदर्शित करती है, दिखाती है, या जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। यानी सेम हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, तो सिमिलर होता है अपने पेरेंट का। तो फिर देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, तो रिप्रोडक्शन जो है वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया है। रिप्रोडक्शन कैसी प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, जिसमें जीव अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। फिर यहां से देखेंगे कि अगर अपने जैसे संतान को जन्म दे रहा है तो फिर उसके कुछ ना कुछ तो फंडा होगा। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में जो जीव जन्म लेता है यानी जन्म देता है, वह क्या होता है, आकारकी रूप से, कैसा रूप से, आकारकी रूप से क्या होता है, जनक के समान होता है, यानी पेरेंट के क्या होता है, तो समान होता है आकारकी रूप से। लेकिन अगर बात करें अनुवांशिकी रूप से, किसकी बात कर ले हम लोग, अनुवांशिकी रूप से अगर बात करते हैं, तो अनुवांशिकी रूप से अपने पेरेंट के हो सकता है कि समान भी होगा, और दूसरा कंडीशन में ये कि असमान भी होगा। दोनों, यहाँ पे दो कंडीशन, जैसे ही हम लोग जेनेटिकली की बात करते हैं, तो जेनेटिकली में कितने कंडीशन बने, तो दो कंडीशन। लेकिन हम लोग जैसे ही हम लोग किसकी बात करें, मॉर्फोलॉजिकली की, तो मॉर्फोलॉजिकली में सिंगल कंडीशन बनता है सिर्फ, कि पेरेंट क्या क्या होगा, तो ये समान ही होगा। इतना तक हम लोग देख चुके हैं। तो जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करता है, जन्म देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जनन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। जनन का देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्या होगा, पर्पस होगा। तो जनन के पर्पस क्या क्या हो सकता है, पहली बात कि आज से हम लोग देखते हैं मेसोजोइक एरा की बात कर ले, तो उस समय डायनासोर हुआ करता था, लेकिन आज डायनासोर नहीं है। उसके कुछ कारण होंगे। तो कारण क्या है, पहली बात, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, तो फिर उसकी जाति की अस्तित्व जो है वह पृथ्वी पर से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ठीक ऐसा ही कुछ डायनासोर के साथ हुआ होगा। हम लोग आज डाइवर्सिटी के सबसे टॉप क्लास पे बैठे हैं, पहुंचे हुए हैं। अगर बात कर ले हम लोगों में भी अगर रिप्रोडक्शन शो नहीं होगा, रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा, तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें जो सैपियंस यानी मानव जाति के लोग जो हैं वह क्या हो जाएंगे, उनकी अस्तित्वता समाप्त हो जाएगी। तो एक तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला कि अपने स्पीसीज को क्या करके रखता है, तो अपने स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। हो गया। दूसरा चीज, दूसरा पर्पस क्या होगा, दूसरा पर्पस देखेंगे कि दूसरा पर्पस होगा विभिन्नता। दूसरा पर्पस कौन सा होगा, विभिन्नता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्लियर। अब देखिएगा वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कहते हैं किसको है, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। एक ही जाति के बीच, जैसे अगर आप दो भाई बहन या उससे ज्यादा, या दोनों बहन या दोनों भाई, कुछ भी हो, अगर देखेंगे तो आप दोनों भाई या भाई बहन में कुछ ना कुछ अंतर आपको जरूर देखने को मिलता होगा। तो यही कहता है कि एक ही जाति के जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, विभिन्नता नहीं आएगी। हाँ, कुछ ऐसे भी रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें विशेष इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में कहता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, कितने हैं। तो रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ना होता है। तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप, तो दो टाइप। एक तो होता है अलैंगिक जनन,
और दूसरा कौन सा होता है लैंगिक जनन। यानी एक नंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा नंबर में कौन सा होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग अलैंगिक का बात कर लें, यहां से देखेंगे थोड़ा सा अलैंगिक जनन का क्या होता है। अ मतलब क्या होता है एब्सेंट, अरे इंग्लिश में इसको होता है ना एसेक्सुअल, एसेक्सुअल क्लियर दिख रहा है सर वहां पे एसेक्सुअल। ए मींस क्या होता है एब्सेंट, वेयर सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, जहां पे क्या हो एब्सेंट हो, यानी लैंगिक जनन न हो, जननांग क्या हो एब्सेंट हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज दैट ये रहा हमारा कोई एक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा क्या रहा कोई एक ऑर्गेनिज्म क्लियर। अब देखिएगा इसका ये न्यूक्लियस है, किसी कारणवश अपने बॉडी को अगर दो भागों में बांट लिया, क्लियर, अपने बॉडी को कितने भागों में दो भागों में बांट लिया, तो क्या इसका दोनों भाग एक जैसा नहीं दिखेगा क्या, तो हम कहेंगे कि इसका दोनों भाग क्या होगा एक जैसा दिखेगा। तो अलैंगिक जनन में पहली बात कि इसमें कहता है कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होता है। तो एक नंबर तो ये हो गया कि युग्मक का निर्माण नहीं हुआ। दूसरा नंबर क्या होगा, कहता है कि जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो युग्मक का संलयन भी नहीं होगा। ऑब्वियस है कि जब युग्मक का निर्माण होगा ही नहीं तो युग्मक का संलयन कहां से होगा, क्लियर। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर को नहीं आता, भाई आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है। देखो अब आप कहेगा कि सर पार्थिनोजेनेसिस क्या है, फिर उसमें तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जी मुझे याद है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए हम बता देंगे। आप पार्थिनोजेनेसिस के बारे में कहिएगा तो कहिएगा कि सर उसमें क्वीन बी जो होती है, रानी मधुमक्खी होती हैं, उनमें तो सर क्रोमोसोम का नंबर 32 होता है, मियोसिस होता है, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर 16 आ गया, तो फिर सर उसमें तो युग्मक का निर्माण हुआ। तो फिर यार ये भी तो देखो कि युग्मक का फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, युग्मक का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन है। ओके तीसरा अगर हम लोग बात करें कि जब नहीं युग्मक का निर्माण हो रहा है नहीं युग्मक का संलयन हो रहा है, तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट के कैसा दिखेगा, तो पेरेंट के बिल्कुल समान दिखेगा, चाहे वो आनुवांशिकी रूप से हो चाहे वो आकारिकी रूप से है। तो इसी को हम लोग जो समान दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं क्लोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोन। कभी बिहार बोर्ड हमेशा पूछता था, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला होगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को एक पुंजक या फिर क्लोन कहा जाता है, क्यों, इसका एक और हिंदी में नाम आता है एक पुंजक। ओके अब हम लोग बात कर लें एक पुंजक यानी क्लोन तो क्यों कहते हैं। सपोज दैट ये रहा मेरे सामने ये पेंसिल, क्लियर। अब देखते हैं ये पेंसिल रहा, अगर इसको दो भागों में बराबर काट दें तो दोनों भाग तो एक ही जैसा दिखेगा। हम इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही, यानी बाहर से दिखने में भी सेम रहेगा और अंदर से भी सेम रहेगा, आकार की भी सेम रहेगी और अनुवांशिकी भी सेम रहेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोन। ओके इतना तक तो समझ में आया। अब प्रत्येक क्लोन को कहते हैं रैमेट कहा जाता है, प्रत्येक क्लोन को क्या कहता है रैमेट्स कहा जाता है। तो हम लोग ये भी यहां से याद रखेंगे, क्लियर। तो आई होप कि अलैंगिक जनन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा किसकी बात कर लें, अलैंगिक जनन अभी थोड़ा सा देखेंगे। हम आपको थोड़ा सा पहले बताएंगे कि सभी जीवों की अगर कोई जीव जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु क्या है तय है, उसकी मृत्यु निश्चित है कि होगी ही। लेकिन फिर बात कर लें कि जो एक कोशिकीय जीव होंगे, डायरेक्ट लिखता है एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, यानी मृत्यु उनकी नहीं होती है, यानी वो कैसे होते हैं तो इमॉर्टल होते हैं। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। कुछ बुक में ऐसा भी देता है कि जो बाइनरी फिजन शो करता हो, यानी द्विविखंडन शो करता हो एक कोशिकीय जीव, वो क्या होता है तो इमॉर्टल होता है। इतना तक हमको समझ में आ गया। तो हम लोग अलैंगिक जनन को यहां से देख लिए कि टाइप ऑफ अलैंगिक जनन क्या है, क्लियर। दूसरा कौन सा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को हम लोग आगे समझेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग भी देख लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होता है वो भी हम लोग, यानी लाभ क्या है हानि क्या है सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या कहते हैं इसको क्या नहीं होता है। ओके अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बढ़ करके कि अलैंगिक जनन का प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले कहता है फिजन, फिजन यानी क्या उसको हम लोग बोलते हैं विखंडन, क्लियर, विखंडन या फिर हम लोग इसको कहते हैं विभाजन। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे और क्लास
ट्वेल्थ में भी पढ़ना था फर्स्ट लेसन में। विखंडन क्या कहता है, सिंपल सा, जब कोई जीव अपने शरीर को या तो दो भागों में या फिर दो से अधिक भागों में अगर बांट लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, द्विविखंडन और कौन सा, बहुविखंडन। फिर देखते हैं एक आपका एग्जांपल ऐसा आएगा जो आपको फंसा देगा कि आप कहेगा कि सर अमीबा का नाम सुने हैं, तो जी बिल्कुल सुने हैं। तो अमीबा के बारे में कहता है कि अमीबा द्विविखंडन भी शो करता है और कौन सा शो करता है, तो बहुविखंडन। यानी हम लोग बात कर ले किसके बारे में, अमीबा के बारे में। तो अमीबा क्या है, द्विविखंडन भी दिखा रहा है और बहुविखंडन। तो ये कैसे हुआ, अब देखते हैं। हमने थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में ही बात किया था, एक कंडीशन होता है अनफेवरेबल का यानी प्रतिकूल का, और एक कंडीशन कैसा होता है, तो फेवरेबल का होता है यानी अनुकूल परिस्थिति का होता है। तो याद रखेंगे कोई भी जीव अनुकूल परिस्थिति, जैसे अभी ज्यादा ठंड महीना नहीं है, अक्टूबर का महीना, मिड अक्टूबर चल रहा है, तो ज्यादा ठंड नहीं है, तो हम लोग एक टी शर्ट शर्ट वगैरह में काम चला लेते हैं। लेकिन यही जब हम लोग बात करेंगे दिसंबर और जनवरी का ठंड की बात करेंगे, तो क्या हम लोग एक शर्ट में काम चलाएंगे, तो नहीं। तो वो मौसम मेरे लिए प्रतिकूल होगा और ये कैसा है, तो अनुकूल है। तो अमीबा जो होता है वह अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में बहुविभाजन शो करता है। कैसा शो करेगा, तो बहुविभाजन। और अनुकूल परिस्थिति में यह कैसा शो करेगा, तो द्विविखंडन शो करेगा। यानी द्विखंडन, अब बहुविभाजन को हम लोग बहुखंडन भी कह सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कौन सा। फिर देखिएगा पिछले साल शायद क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन जो रहा तो किनमें कैसा कैसा होता है। तो देखिएगा ये रहा कौन सा, अमीबा। अरे भाई इसका लेफ्ट के अंदर हो गया, ठीक है। ये क्या रहा, अमीबा। इसमें किसी भी लाइन से अगर क्रॉस कराए तो ये दो भागों में क्या हो गया, बट जाएगा। तो अमीबा में कह रहा है कि एनी लाइंस यानी किसी भी लाइन को सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस कराने पर दो भागों में बढ़ जाएगा या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। तो अमीबा में समझ में आ गया। दूसरा क्या पूछा था कि ये रहा हमारा पैरामीशियम का, किसका रहा, पैरामीशियम का। हम जानते हैं पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, चप्पल के सोल की तरह इसका आकार होता है, वो वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो पैरामीशियम में पूछा था कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन पाया जाता है। तो एक होता है ट्रांसवर्स लाइन, ओके, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी एक क्षैतिज रेखा और एक शायद उदग्र रेखा वगैरह जो भी हिंदी में बोलते हो। तो एक ट्रांसवर्स लाइन होता है, दूसरा कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो इसमें जो होता है वह ट्रांसवर्स लाइन में डिवीजन होता है। पैरामीशियम में कैसा, तो ट्रांसवर्स लाइन में। जबकि बात करें यूग्लिना का, अगर बात करें तो यूग्लिना में जो होता है वह यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है। यूग्लिना में कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन पैरामीशियम में कौन सा, तो ट्रांसवर्स। अमीबा में तो किसी भी लाइन से। ये हो गया क्लियर हमारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। दूसरा क्या आता है, बडिंग। बडिंग यानी मुकुलन। बडिंग यानी क्या चीज, तो मुकुलन। अब हम लोग यहां से इसकी बात करते हैं। मुकुलन में आप देख चुके होंगे कि क्या होता है, इसको अपने एग्जांपल में समझाना चाहेंगे। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, क्लियर। इसके बॉडी के सरफेस पे या तो बाहर से भी या फिर अंदर से भी, कहीं से भी बॉडी के सरफेस पे क्या हुआ, स्वेलिंग हुआ, उभार निकला, क्लियर। तो निकला कहां पे, बाहर में। इसको हम लोग बोलते हैं मुकुल। ये उभार जो निकला इसको हम लोग क्या कहें, तो मुकुल कहें। अब देखिएगा जब ये मुकुल थोड़ा सा ग्रो करेगा और इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से अपने पेरेंट से अलग होकर जीवन यापन करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। जिसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है। एक तो होता है हाइड्रा और दूसरा कौन सा होता है, ईस्ट, ओके। अब हम लोग यहां बात कर ले, मुकुलन दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक टाइप और आप पढ़ेंगे, टोर्युलेशन। जी हम सही बोल रहे हैं, टोर्युलेशन, जिसको हिंदी में भी टोर्युलेशन कहते हैं। आप टोर्युलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म यानी यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स निकल जाते हैं, टोर्युलेशन कहलाता है। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, मेन जहां से पूछा जाता है। तो एक होता है इंडोजिनस बडिंग। कौन सा होता है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर में कौन सा, तो इंडोजिनस यानी अंतर्जात मुकुलन। दूसरा नंबर में कौन सा, तो एक्सोजिनस यानी बहिर्जात मुकुलन। अगर उभार जीवों के शरीर के
अंदर निकल रहा है तो अंतर्जात, और अगर उभार जीवों के शरीर के बाहर निकल रहा है तो बहिर्जात हो गया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि अंतर्जात मुकुलन को, एक लाइन लिखता है कि अंतर्जात मुकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। अंतर्जात मुकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। और याद रखेंगे यहीं से कि जेम्यूल को हम लोग ना स्पंजों का बीज कहा जाता है, ये भी लाइन याद रखना है। जेम्यूल को स्पंजों का सीड कहा जाता है। ओके, यानी समझ में आ गया। और जेम्यूल को ही हम लोग स्टैटोब्लास्ट भी कहते हैं, स्टैटोब्लास्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहां से? तो इतना चीज तो समझ में आ गया। जेम्यूल क्लियर, स्पंज में। ओके, अब हम लोग बात करें, हम किसके बारे में देखेंगे, तो स्पोर। स्पोर मतलब क्या होता है, तो स्पोर को हम लोग बोलते हैं, स्पोर मीन्स होता है बीजाणु। स्पोर मीन्स क्या होगा, तो बीजाणु होगा। कोई इशू? तो हम लोग देखेंगे स्पोर मीन्स क्या होगा, तो बीजाणु होगा। अब हम लोग थोड़ा सा किसकी बात कर रहे हैं, तो स्पोर का बात कर लें, यानी बीजाणु का बात कर लें। अब देखिएगा बीजाणु होता क्या है, तो हमने फर्स्ट में देखा था, एक होता है अनुकूल और दूसरा कौन सा होता है, प्रतिकूल, यानी फेवरेबल, दूसरा कौन सा, अनफेवरेबल। तो देखते हैं कि परिस्थिति जब अनफेवरेबल आती है, तो अनफेवरेबल परिस्थिति में देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने चारों ओर से ना ये दो या तीन लेयर का क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट यानी पुटी। और इसके बनाने को प्रोसेस को सिस्टेशन यानी पुटिका भवन हम लोग बोलते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोर क्या करता है, डिवीजन करता है। स्पोर क्या करेगा, डिवीजन करेगा। स्पोर डिवीजन करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही स्पोर डिवीजन करता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो फेवरेबल कंडीशन यानी पा करके, जल पा करके इसका सिस्ट का लेयर जो होता है यह फट जाता है, और उसके बाद इसमें से स्पोर जो होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु का निर्माण। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन होता कितने टाइप का है। तो स्पोर फॉर्मेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक तो होता है जू स्पोर और दूसरा कौन सा होता है, एप्लानो स्पोर। यानी एक तो होता है चल बीजाणु, दूसरा कौन सा होता है, अचल बीजाणु। हिंदी में इसको बोलते हैं चल बीजाणु और इसको क्या बोलेंगे, तो अचल बीजाणु बोलेंगे। अब देखिएगा चल बीजाणु अचल बीजाणु कहने का मतलब क्या होता है। चल बीजाणु यानी ये मोटाइल होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो मोटाइल होते हैं। क्लियर? और ये अचल बीजाणु ये कैसे होते हैं, तो नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर? अब फिर देखेंगे क्या होता है। चल बीजाणु में इसके लोकोमोशन के लिए, प्रचलन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कशाभिका प्रेजेंट होता है। और इसमें तो लोकोमोशन यानी गतिशील तो होता ही नहीं है। अब देखेंगे, कुछ बात करते हैं। आपसे पूछता है कि भाई क्या है, तो चल बीजाणु को हम लोग देख लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि चल बीजाणु को क्या कहा गया है, तो चल बीजाणु को जूस्पोर कहा गया है। अब हम लोग बात कर लें अचल बीजाणु का, तो अचल बीजाणु देख लिए। एक पढ़ना पड़ता है किसके बारे में, कोनिडिया। किसके बारे में पढ़ना होता है, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है सो देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई फंजाई है, ये कौन सा हमारा, तो फंजाई है यानी कवक है। अब इसके कवक के ऊपर देख रहे हैं कि क्या होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है, इसके ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इसी स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोनिडिया हम लोग बोलते हैं। इसी स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और जिसपे कोनिडिया लगा होता है, जैसे इस सब पे कोनिडिया लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और पूछता है कि कोनिडिया द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो हम लोग लिखेंगे फंजाई में। और आपके एग्जाम में देगा पेनिसिलियम, किसकी देगा, तो पेनिसिलियम देगा। पेनिसिलियम कवक ही है जो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो एंटीबायोटिक यूज किया गया था पेनिसिलियम, वो पेनिसिलियम नोटेटम से ही तो निकाला गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। चलिए हम लोग फिर वो आप यहां तक तो हम लोग का लास्ट रहा। क्लियर?
यानी यहां तक ही हम लोग आज समाप्त करते हैं, इससे ज्यादा आज तो नहीं देखेंगे। एक होता है रीजनरेशन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा कौन सा होता है वेजेटेटिव प्रोपगेशन। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप संघर्ष करते रहिए, हमारे चैनल टॉपर्स योद्धा के साथ जुड़े रहिए। अभी से लेकर के और फरवरी तक आपको सभी बैच यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।